विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आप अपना नाम बताइए और आप अपना इस कानून को लेके अपनी क्या राय है दीजिए। मैं बलराम पटेल, मैं हिंदी विभाग में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। देखिए आप पूरे यूजी ग्रेजुएशन में? हाँ नहीं, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 ही साल है तो फाइनल ईयर बोलो। फाइनल ईयर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यूजीसी जो रेगुलेशन का जो विनियम आया है, रेगुलेशन 2026 आया है, हायर इंस्टीट्यूशन में आया है। तो जितने भी यहाँ छात्र हैं ड्यू के, सबसे पहले उनको पढ़ना चाहिए। भारत का राजपथ इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में दिया गया है। तो उसके जो 11 सब पॉइंट दिए गए हैं, सबसे पहले उनको पढ़िए आप जाके, फिर आप आगे यहाँ डिबेट कीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें जनरल वालों को कैटेगरी को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये ओबीसी, एसटी और एससी समाज का दायित्व बनता है कि अगर हम पिछड़े हैं तो हमारे दायित्व बनता है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करें। ये नहीं कि हम अगर फैलेसी लगा दें दूसरे में कि अगर हमारे अंदर जो हम इतने सालों से दबे कुचले हुए हैं तो उनके अंदर एक जो विद्रोह की भावना है ना, अब जनरल कैटेगरी को क्या लग रहा है इस समय पे, ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि इससे इस जो नियम विनियम आया है इसका हमारा दुरुपयोग किया जाएगा, कि जो एसटी ओबीसी और समाज है वो ऐसी फॉल्स फैलेसी लगा देगा कि इन पे हमने आरोप लगा दिया तो बदलेगा। तो हमको बदले की भावना नहीं लेना है। ये देश है, देश में सब कैटेगरी आती है। देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जाति आती है, धर्म आता है, तो हमको सबको साथ लेके चलना है। तो हमको पहले नंबर सबको सरकार को सबसे पहले सरकार लेके आई है। सरकार में इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं तो वो सब समझदार हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं। आप हमें ये बताएं, इससे विश्वविद्यालयों का, हायर एजुकेशन सेंटर्स का जो शैक्षणिक माहौल है, आपस में दोस्ती मित्रता का माहौल है, पढ़ाई, इससे उस माहौल में कुछ फर्क असर पड़ेगा, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, अगर आप पूरे गाइडलाइंस को देखें तो मुझे लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं, किसी एक ने कहा कि अगर आप जो अच्छे शिक्षित लोग होते हैं उनको कभी फर्क नहीं पड़ता है। वो उसको देखते हैं, उसमें जो नेगेटिव चीज़ है और जो पॉजिटिव चीज़ है उनको देख के समझते हैं, पर समझाते हैं सबको। तो मुझे लगता है जितने भी शिक्षित जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, उनको समझना चाहिए एक बार। और जो नैरेटिव फैला दिया जा रहा है कि ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार तो शिक्षा मंत्री कह ही रहे हैं भाई पक्षपात नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कोई दोषी छूटे नहीं और कोई निर्दोष फंसे नहीं। मायावती जी कह रही हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए, 5वां साल है आपकी उच्च शिक्षा का, इस 5 वर्षों में कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपके साथ जातीय आधार पर भेदभाव हुआ है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, मेरी शिक्षा नवोदय से हुई है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, नवोदय से मैं 6वीं में गया था। नवोदय एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आपको जाति धर्म कभी नहीं दी जाती है, कोई देयर नो सिस्टम ऑफ जाति कास्ट सिस्टम कुछ नहीं। फिर मैं हायर एजुकेशन में मेरा हिंदू से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। हिंदू मुझे कभी नहीं लगा है कि आपको कभी जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे कभी आपके साथ शोषण हो रहा है। न मुझे कभी यहाँ पे लगा, न मुझे कभी इन संस्थानों में लगा है। तो मैं अपने गर्व से कह सकता हूँ मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और अब ये आने के बाद लोगों में अभी तक नहीं लगा, अब आपको लग रहा है कि ओबीसी को लगेगा कि मैं तो ओबीसी हूँ, जनरल को लगेगा ये तो ओबीसी है। अभी तक तो लोग कहते थे गांव देहात में या इस कॉलेज में भी, और पटेल इधर आ, तिवारी इधर चल, ये तो अब वो भी कहने में लोग डरने लगेंगे, बोलने में लगेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी 10 साल विश्वविद्यालय में रहा हूँ, तो मुझे सब मालूम है कि छात्रों के बीच में बातचीत कैसे होती है। और हम उस दौर में रहे हैं जिस वक्त मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, और अभी के माहौल को ठीक कह रहे हैं कि मंडल 2, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मंडल आयोग के समय जो बातें थी वो तो अभी, तब हम विश्वविद्यालय में थे और तब हमारे ओबीसी और तमाम मित्र थे और रोज चाय की दुकानों पे हम बहस करते रहते थे कि बिना मतलब का तुम हमारा हिस्सा खा गए, तुम हमसे किसका बात में कमजोर हो। वो ये कहते थे कि हम पीढ़ियों से वो जो तर्क दिए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक इस एक्ट के आने तक आपको कोई दूरी से कहता पटेल इधर आ, आप कहते थे तिवारी मैं पटेल ही हूँ। मैं पटेल ही हूँ और सबसे अच्छे, तो आप कहते थे तिवारी इधर सुन। तो अब वो बातें खत्म हो जाएंगी या उसमें कोई परिवर्तन आएगा, या ये अभी कुछ दिन का गुबार है, ये थम जाएगा? देखिए, मैं तो पता क्या कह रहा हूँ, मेरे लिए खासकर व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा है। पता क्यों है? क्योंकि अभी जितने भी मेरे साथी थे वो सब बोल रहे थे कि जातिवाद मुर्दाबाद। इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए? तो मैं तो चाहता हूँ कि जाति खत्म हो जाए। सिर्फ यहाँ पे 2 ही जाति है, या तो पुरुष या महिला। अगर ऐसा हो रहा है, अगर सवर्ण समाज के जितने भी, मैं तो मानता हूँ पुरुष और महिला भी नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब
वो आर्थिक रूप में वो आप आर्थिक रूप में उतर रहे हैं, वो ठीक है, सर्वहारा होना चाहिए और क्या बोलते हैं वो आर्थिक रूप में सही है, लेकिन आप सामाजिक रूप में देखेंगे तो ट्रांसजेंडर। चलिए अब दूसरे छात्राओं का भी राय लीजिए। बताओ भैया, आप देखो व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं जो तो, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो तो गेट पर चलेगा। हाँ, व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखेंगे तो अब तक जो हमारी हीन भावना नहीं थी आपस में एक दूसरे के प्रति, तो इस मुद्दे के बाद हमें हीन भावना देखने को मिलेगी। और मुझे जहाँ तक लगता है ये ज़्यादा 10-15 दिन का ही अधिनियम है, उसके बाद ये वापस ही लेना पड़ेगा, जहाँ तक लग रहा है मुझे। मेरा ये इतनी ही राय है मेरी इसमें। ऐसे कैसे आपको लगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं भी ओबीसी से हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम अपने इतिहास को जाकर देखेंगे तो इतिहास में तो हमें यही दिखाया कि हम दबे हुए हैं, निचले हैं। लेकिन हम अब आधुनिक तौर पे, अगर आधुनिकता, जैसे कि मैं हिंदी छात्र हूँ, तो आधुनिक तौर पे हम देखे जाए तो बदलाव करना हमारा सब सर्वप्रिय कर्म है, तो हमें वो करना चाहिए। अब हम बदलाव पे आए हैं तो हमें पहले देखो, मैं नहीं कहना चाहूँगा जो लोग पहले कहते थे कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब वही लोग जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए, तो एक तरफ से तो इन्हें मान लेना चाहिए। दूसरी तरफ ये विरोध कर रहे हैं, ये इनका व्यक्तिगत मत है, इस पे मैं वो नहीं। एक मिनट, आप एक मिनट सबसे बात करता हूँ। आपको कहीं लगता है कि इसमें सियासत, हाँ, वोट बैंक भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आ रहा है तो 100% इसमें सियासत तो है, ये 100% मैं कह सकता हूँ। आप लोग कुछ बोलोगे? हाँ बोलो। भाई बोलो। हाँ बताओ भैया, आप बताएं, आपका नाम बताएं और आप अपनी राय बताएं। सर, मेरा नाम जतिन देशवाल है, मैं लॉ स्टैंडर्ड 2 का छात्र हूँ, फाइनल ईयर का। मेरी राय ये है कि जो लॉ पास हुआ है, रेगुलेशन पास हुई है, इसमें इंटेंशन तो अच्छा है, इंटेंशन होना भी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर है, इसको नकार नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन ये कि ड्राफ्ट आप किस तरीके से कर रहे हैं, कि आप जिनके खिलाफ प्रोसीजर है क्या उनको इंस्पायर कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है उनमें? जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। अगर मेरे खिलाफ मुझे लग ही नहीं रहा कि फेयर प्रोसेस होगा, तो मैं कैसे मानूँ कि वो जो मेरे हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ? मैं कैसे पार्ट मानूँ अपने आप को? और कमियों की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन जो डिफाइन करा गया है इसमें रेगुलेशन में 2026 की, वो खुद ही इतना वाइड है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपने आप ही वो कवर कर लेता है। तो अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, SC ST OBC फिर उसमें अलग से लिख दिया गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि OBC SC ST न भी मेंशन करते, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर देते तो उसमें सब कवर हो जाता। कवर था तो ये बस दिखाने के लिए हम आपको अपीज कर रहे हैं, OBC ऐड कर दिया गया, ये पॉलिटिकल रीजन के खिलाफ इसका और कुछ नहीं दिखता है मेरे को तो। और उसके हम एक बात कहते हैं, आप अपनी बात के लिए मेरी बात सुनिए। मैं कोई उस कानून को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जो कानून के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही हैं और जो उसके विरोध में दलीलें दी जा रही हैं, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उन दोनों बातों पर चर्चा करना जरूरी है। कहते हैं कि जब आप रिजर्वेशन पढ़ाई में, हायर एजुकेशन में दे रहे हो, तो आप आधार क्या बना रहे हो? SC ST OBC, जाति के आधार पे। तो जब जाति के आधार पे आप पढ़ाई में आरक्षण दे रहे हो, जाति के आधार पर जब नौकरी में आरक्षण दे रहे हो, सिर्फ एक ही पैमाना है, जाति, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आप हायर एजुकेशन में लागू कर रहे हो, तो उसका मेंशन क्यों नहीं करोगे? जब हर जगह जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा है तो उसको तो वहां भी मेंशन करना पड़ेगा ना। ऐसे ओपन छोड़ देने से तो बात नहीं बनेगी। नहीं, मेंशन करा, लेकिन वो करा किस इंटेंशन से, वो भी मैं नहीं गलत कह रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे जब आपका पहले से वो लॉ उस तरीके से काम कर रहा है, जब रिजर्वेशन मेंशन यहाँ पे इसलिए करा था, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, तभी तो आर्टिकल्स का यूज करके, आर्टिकल 14, 15, 16 का यूज करके रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया। अब जब यहाँ पे रिड्रेस हो रहा है, उनकी कंप्लेंट्स को रिड्रेसल मिल रहा है, जब 2012 में पास हुआ था, SC ST तो OBC था नहीं, तब भी सही काम कर रहा था, तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो अब OBC मेंशन करने का एक्स्ट्रा ऐड किया था, उससे कोई एफिशिएंसी तो बढ़ नहीं जाएगा, ना ही कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये था कि 24/7 हेल्पलाइन नहीं है, कोई इक्विटी सेंटर नहीं है, कोई मैकेनिज्म अभी तक नहीं था। पहले SC ST का था, वो संबंधित जगह शिकायत करते। 2012 वाली रेगुलेशन जो आई थी उसमें से इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल तो सारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे में भी है, आगे जाइएगा विवेकानंद स्टैचू के राइट से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन नहीं था। 24/7 ये टाइम लिमिट नहीं थी कि आज शिकायत आप करोगे तो 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी को बैठक करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें, और इसमें हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के ऊपर सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी तय की गई कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होगा, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, जो भी होगा जहां का, उसके ऊपर बहुत अकाउंटेबिलिटी है।
और दूसरी बात, वो भी शिकायत के दायरे में है, ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ भी शिकायत नहीं हो सकती है। तीसरी, हाँ अब कुछ तो आप पहले भी